नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आशियाना के इस नए एपिसोड में। रियल एस्टेट कनाडा में एक बहुत ही रेगुलराइज्ड प्रोफेशन है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में है मनु बातिश। नमस्कार आपका सोनिया बहुत जी। बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सोनिया जी। और मनु बातिश एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड लॉयर हैं, बातिश लॉ कॉरपोरेशन चलाते हैं। और इनसे आज हम बातचीत करेंगे कि रियल एस्टेट में एक लॉयर का कितना काम है और क्यों इसको इतना रेगुलराइज्ड और लीगलाइज्ड प्रोफेशन माना गया है। तो मनु जी, मेरा मानना है कि क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और बहुत सारी लोगों की इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए इसको एक बहुत ही रेगुलराइज्ड प्रोफेशन माना गया है। जी सोनिया जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जो एक रियल स्टेट है, जब जिसे हम कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग इन सिंपल वर्ड्स, हाँ राइट, जी। उसमें एक नहीं काफ़ी प्रोफेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। Yeah. फ्रॉम स्टार्टिंग इज द रियल्टर्स हु आर लाइसेंस अथॉरिटीज़ वो इन्वॉल्व होते हैं। Right. उनमें मॉर्गेज ब्रोकर्स या बैंक इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन द Right. लॉयर। सो दे इट्स एंड द मोस्ट थिंग इज दैट कि इसमें बहुत ज़्यादा फंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो Right. दैट्स व्हाई द कैनेडियन गवर्नमेंट पुट इट एज अ रेगुलेटरी दैट इट्स अ रेगुलेटेड प्रोफेशन। राइट, क्योंकि यहाँ पर इंसानी जान और इंसानी जितनी भी फंड्स हैं उनको बहुत ही केयर के साथ डील किया जाता है। जी। सो दैट्स वाई सभी लोग जितने भी इन्वॉल्व है वो सभी लाइसेंस्ड होते हैं। जी जी। तो नॉट ओनली दैट, मैंने देखा है मनु जी कि इवन जो पेपर वर्क है वो बहुत लीगल है इसमें। मतलब कि चाहे वो बाइंग की तरफ से हो चाहे सेलिंग की तरफ से हो। जी राइट। जी इस रियल स्टेट में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट किया हुआ है रेगुलर Right. अथॉरिटीज ने Right. कि देयर इज व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी देयर। Right. अगर घर पुराना है, वी आर रीसेलिंग द सेम हाउस, Right. राइट, तो उसमें जो है हमारा MLS लिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो हम Right. इजीली जो हम कहते हैं MLS लिस्टिंग है। अगर वो नया घर है देन इट विल बी द बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट, Right. राइट। तो ये मोस्टली ये दो कॉमन होते हैं। उसके बाद फोरक्लोजर वाले हैं या ऑक्शन है, तो दैट Right. विल बी वेरी लेस, बट टू आर द मोर इम्पोर्टेंट वन। राइट राइट, चाहे नए घर बेच रहे हैं चाहे पुराने घर बेच रहे हैं, उसके लिए जो भी पेपर वर्क है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, लिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जी। उसी तरह से चाहे हम पुराने घर खरीद रहे हैं या पुराने नए घर खरीद रहे हैं, Right. उसके लिए भी एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको कि ऑफर टू परचेज कहते हैं या जी। बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ जी। जिसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बायर Right. एंड सेलर। तो आज हम बात करते हैं एक लेमैन की तरफ से, राइट, कि जैसे अगर एक सिंपल पर्सन है जिन्होंने घर खरीदना है, कभी नहीं खरीदा है, राइट, तो उनके लिए जब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक काफ़ी हैवी डॉक्यूमेंट बन जाता है। जी राइट। तो रियल्टर्स को, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों को जब एग्ज़ाम्स देते हैं, हम 5 एग्ज़ाम्स देते हैं, तो एक एग्ज़ाम जो है पूरा लॉ के ऊपर हमारा होता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को लॉ के पर्सपेक्टिव से कैसे हैंडल करना है। जी। राइट। देखिए, जो फर्स्ट जो इंट्रैक्शन होती है वो तो एज ए रियल्टर के साथ होती है, जी, राइट। तो रियल्टर विल गाइड, और मैं सोचता हूँ कि आप उसमें आप ज़्यादा बता सकती हैं, जी। बिकॉज यू आर लाइसेंस अथॉरिटी अगेन, Right. आपके पास लाइसेंस है रियल्टर का। तो आई विल चेंज द क्वेश्चन, जी। राइट, फॉर ईजियर फॉर अवर व्यूअर्स, Right. राइट। तो उसमें अगर मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अब आप मेरी एग्जांपल लीजिए कि मैं अभी कनाडा अराइव किया हूँ, जब मुझे 1 साल हुआ है, जी। और मैं आपको अप्रोच करता हूँ कि जी मैंने घर लेना है, मुझे 1 साल हुआ है, आई वांट टू बाय माय फर्स्ट होम। Right. तो उसमें आप क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, या फिर मैं अगर अपने क्वेश्चन को चेंज करूँ या रिफ्रेज करूँ कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द रियल्टर इन दैट सिनेरियो। राइट। तो लीगल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग गाइड करते हैं कि आप अपना बजट सेट कीजिए, जी। प्री अप्रूवल लीजिए जो कि एक मॉर्गेज ब्रोकर देते हैं या बैंक्स देते हैं, लेंडर्स देते हैं। वंस दे नो देयर बजट, फिर हम उनकी रिक्वायरमेंट्स इस्टेब्लिश करते हैं किस एरिया में घर लेना है, फिर घर दिखाए जाते हैं उनको। तो जब एक बार बायर जो है सेटल हो जाता है कि हमें ये घर पसंद आ रहा है, इसके ऊपर हमने ऑफ़र लिखनी है, तो जो ऑफ़र है वो ऑफ़र टू परचेज नाम की एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी जाती है। जी। तो जो वो डॉक्यूमेंट है वो एक सेलर और उनके लिस्टिंग एजेंट की जो ब्रोकरेज है उसके साथ, जी। और बायर का जो लिस्टिंग है जिसको कि मैं बायर्स एजेंट की तरह मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगी, मेरी ब्रोकरेज के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है।
ठीक है। तो वो बेसिकली एक ऑफर जाती है सेलर को हमारी ब्रोकरेज की तरफ से, उनकी ब्रोकरेज की तरफ से होते हुए कि ओके हमें आपकी ये प्रॉपर्टी जिसका ये एड्रेस है वो हम खरीदना चाहेंगे। उसमें टर्म्स दी जाती हैं कि किन किन चीज़ों को उस प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाएगा, कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। जैसे कि जनरली अगर हम पुराना घर खरीदते हैं तो उसमें अप्लायंसेस इंक्लूडेड होते हैं, या कोई और चीज़ें जो सेलर ने इंक्लूड की हैं उस ऑफ़र के साथ, उस घर के साथ, उन सब चीज़ों को लिखा जाता है। या फिर कोई ऐसे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर उनके कि कोई चीज़ें रेंट पे ली हुई हैं, कई बार उन्होंने फर्नेस रेंट पे लिया होता है या कोई और चीज़ रेंट पे होती है, अलार्म सिस्टम वगैरह होता है, उसके बारे में लिखा जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग लिखी जाती हैं जो कि उस प्रॉपर्टी के साथ आएंगी, और साथ में लिखा जाता है कि कितना पैसा हम उनको ऑफर कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक ठीक। सो जो मेरी आपसे जो बात करके मुझे जो समझ लगे एट फर्स्ट माय अंडरस्टैंडिंग कि ये कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर में डायरेक्टली नहीं है। हाँ, ये जो अगर मैं सेलर का अपने ब्रोकरेज के साथ है, हाँ जी, और बायर का अपने ब्रोकरेज के साथ है, एंड देन द ब्रोकरेज विल मेक अनदर कॉन्ट्रैक्ट कि वी आर ऑफरिंग my client want to buy this out or my client want to sell that. ये they act like a facilitator, mediator. हाँ जी, okay. क्योंकि जो ब्रोकर को सेलर ने हायर किया है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सेलर को अधिक से अधिक पैसा मिल सके अपनी प्रॉपर्टी के लिए, उनको प्रॉपर एक्सपोजर मिले, उसकी मार्केटिंग हो, ताकि अच्छे से अच्छा पैसा उनको अपनी प्रॉपर्टी के लिए मिल सके। और हम जो एज अ बायर्स एजेंट हम कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को सही प्राइस पर, फेयर प्राइस पर कि अच्छी प्रॉपर्टी लेके दे सकें। एट द सेम टाइम हम कोशिश करते हैं कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, चाहे उसकी हिस्ट्री है या उनमें कोई खराबी है या अच्छाई है, वो सारी चीज़ें हम अपने बायर को अपफ्रंट बताएं, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बताएं। क्योंकि एज अ नॉर्मल बायर, एज अ नॉर्मल लेमैन, हाँ बहुत सारे लोगों के पास वो जानकारी नहीं होती जो कि एक रियल्टर ढूंढ सकता है जी। तो वो सारी जानकारी पता करके हम उस लीगल डॉक्यूमेंट को के ऊपर, जिसको कि हम ऑफर टू परचेज कहते हैं, उस पर लिखते हैं और उस ऑफर को प्रॉपरली ड्राफ्ट करते हैं। उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि सेलर बायर की तरफ प्रॉमिस करता है, बायर सेलर की तरफ प्रॉमिस करता है, और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हम एज रियल्टर्स इंक्लूड करते हैं जिसमें कि हमारा बायर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। उनको जब प्रॉपर्टी मिल रही है, अगर बाय चांस हमें ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन पता लगता है कि प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनकी फाइनेंसिंग थ्रू नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम अपने बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंडीशंस उसमें डालते हैं। ओके, सो एज ए मतलब कि अगर आम भाषा में बताया जाए तो आप अपने क्लाइंट के, चाहे वो बायर है या सेलर, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके इंटरेस्ट को और इनिशियल लेवल पे प्रोटेक्ट करते हैं। और वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, अगर मतलब कि अगर आप थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि वो कौन सी कंडीशन आप ऑफर टू परचेज में डालते हैं, जो आप कह सकते हैं कि वो जो मेजरली या मोस्टली विच इन्वॉल्व इन द ऑफर टू परचेज। जी, अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। एक मिनट। तो अगर हम जनरली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं तो अक्सर जो देखी गई हैं वो हैं कि फाइनेंशियल जी, क्योंकि जनरली बायर ने प्री अप्रूवल लिया होता है, तो प्री अप्रूवल थ्रू होगा कि नहीं होगा पोजेशन डे में कि नहीं, उस चीज़ के लिए बायर को प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल से ऑफर और पोजेशन के बीच में अगर 15-20 दिन का टाइम है जी, अगर उस दौरान बायर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या उनकी जॉब चली जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो उस घर को दोबारा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा काम है एज अ रियल्टर उस कंडीशन को रखना कि इन केस मेरे बायर की फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होती है तो वो उस ऑफर से बैक ऑफ कर सके। सो आपका मतलब कि प्री अप्रूवल इट डजंट मीन इट्स अप्रूवल, कि इट्स जस्ट कि बैंक एक मतलब कि आपको कह रहा है कि हम आपको ये मॉर्गेज या जो भी लैंडिंग जो आप लेना चाहते हैं वो हम आपको अप्रूव कर देंगे after looking all the documents, but right now we are just giving you yes, we are ready to give it to you. Yeah, based on certain variables. अगर वेरिएबल्स सेम रहेंगे, आपकी जॉब सिचुएशन सेम रहेगी और कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है, तो
जो कंडीशंस आज हमें आप बता रहे हैं उसके बेसिस पर हम आपको इतने अमाउंट के लिए प्री अप्रूव कर रहे हैं, ऐसा लेंडर कहता है, दैट इज प्री अप्रूवल। लेकिन जब एक बार हम ऑफर लिख देते हैं तो हमें प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ता है, और वो अप्रूवल लेने के बाद भी जब तक पोजेशन होती है तब तक भी इंसान को अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों, उन सब सिनेरियोज में प्रोटेक्ट करने के लिए एक रियल्टर कंडीशन डालता है उस ऑफर टू परचेज में। इसके अलावा जो अधिकतर वेरी प्रोमिनेंट कंडीशन मानी जाती है वो है घर की इंस्पेक्शन की। जी कि कई बार हम पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो बहुत पुरानी हो, और कई बार नई प्रॉपर्टीज भी जो कि ज़्यादा पुरानी ना हो। एज अ रियल्टर मेरा काम है कि मैं अपने क्लाइंट को अच्छे से एजुकेट करूं कि उस प्रॉपर्टी की क्या कमियां खामियां हो सकती हैं, बट मैं एक ट्रेंड इंस्पेक्टर नहीं हूं। तो इसलिए हम एक कंडीशन डालते हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन करवाएंगे, अगर वो इंस्पेक्शन पे खरी बैठती है तब हम आपकी प्रॉपर्टी लेंगे। तो ये जो होम इंस्पेक्शन है इसके लिए आप किसी और लाइसेंस अथॉरिटी को हायर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि होम इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको भी बहुत सारे एग्जाम्स देकर एक प्रॉपर लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है, जिसमें उनको पूरी तरह से सिखाया जाता है कि प्रॉपर्टी की फाउंडेशन से लेकर छत तक और उसकी एनवॉलप से लेकर इंटरनल तक जितने भी लाइटिंग फिक्सचर्स और जितने भी अप्लायंसेस हैं उनकी वर्किंग कंडीशन को कैसे डिटरमिन किया जाए कि वो हेल्थी है। तो वो इंस्पेक्शन करवाने की भी हम कंडीशन उसमें डालते हैं, जिससे हम अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सोनी, आपसे जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने एक बात की कि जब एक रियल्टर का काम होता है कि वी विल प्रोटेक्ट द राइट, और गिव, अगर वो सेलर की तरफ से है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अच्छा प्राइस घर का लेकर दे, या बाहर की तरफ से है तो जो हम जो सोसाइटी में हम बात करते हैं उसमें वो कहते हैं कि अगर आप मेरी रियल्टर हैं, अगर मैं घर बेच रहा हूँ, राइट, तो सपोज जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि सपोज मेरा घर XYZ एरिया में है, सपोज मेरा सेंट विटाल एरिया में है, तो मैं क्या अपने रियल्टर कहता हूँ, जो हमारी परसेप्शन है कि अगर मैं रियल्टर इन्वॉल्व करूँगा अपने ट्रांजेक्शन में तो वो मुझसे सबसे ज़्यादा मुझे प्राइस ला कर देगा, राइट। हाँ जी। और अगर मैं बाहर की तरफ से हूँ अगेन एंड देन सपोज कि मैं सेंट विटाल में अब घर खरीद रहा हूँ, तो मैं अगर मेरी ये प्रिजम्पशन होती है, जो हमारी सोसाइटी में जो एक्सपेक्टेशन है कि मेरा जो रियल्टर है वो नेगोशिएट कर बिल्कुल सस्ता मुझे घर ला कर दे। हाँ जी। तो वही घर जो मैं बेच रहा हूँ, इफ आई एम ऑन द सेलर साइड, मैं कह रहा हूँ कि एक घर XYZ वो 5 लाख का बिके, हाँ 5 लाख का बिके, और वही घर जो बायर है वो कह रहा है कि वो मुझे ये घर 4.5 लाख का मिल जाएगा। हाँ जी, तो उस सिनेरियो को आप एक एज अ रियल्टर, जो एक लेमैन है, जो वो तो कहता है कि मैंने हायर कर लिया, वो मुझे सस्ता घर ढूंढ कर देगा, जहाँ मैंने रियल्टर हायर कर लिया वो मुझे महंगे से महंगे मुझे ऑफर ला कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर ला कर देगा। तो उसमें फिर वो सिचुएशन एक रियल्टर कैसे हैंडल करता है? देखिए, इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करते हैं कि पहली बात तो घर का प्राइस जो है वो कोई नहीं डिटरमिन कर सकता, वो बायर डिटरमिन करता है जो पे करने को तैयार है, ठीक है। एज ए रियल्टर हम मार्केट के हिसाब से वैल्यू डिटरमिन करते हैं प्रॉपर्टी की, जिसको कि कंपैरेटिव मार्केट वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। जो कंपैरेटिव मार्केट वैल्यू है वो डिटरमिन करती है बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स कि उस एरिया में लैंड की क्या वैल्यू है, उस एरिया के जो घर हैं, जो दूसरे घर हैं ऐसे कंपैरेटिवली, वो कितने प्राइस पे बिक रहे हैं, आपके घर की क्या कंडीशन है, वो दूसरे को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, क्या एक बायर आराम से आके उस घर में बिना कुछ किए आराम से रहना शुरू कर सकता है, कि क्या उसको कुछ रेनोवेशंस करवानी पड़ेंगी या उसको कुछ चीज़ें चेंज करवानी पड़ेंगी। तो इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करके हम एक कंपैरेटिव मार्केट वैल्यू डिटरमिन करते हैं। तो जो सेलर का रियल्टर है वो भी कंपैरेटिव मार्केट वैल्यू सेलर को बताता है, लेकिन घर की कीमत सेलर डिटरमिन करता है, ठीक है। और वैसे ही रियल्टर जो है वो कंपैरेटिव मार्केट वैल्यू बायर को बताता है, लेकिन जो कीमत अदा करनी है वो बायर डिटरमिन करता है। तो इसलिए हम लोग रियल्टर्स के हिसाब से उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करते हैं, ब्रिज बिटवीन द बायर एंड द सेलर टू ब्रिंग अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, ताकि सबके लिए एक फेयर डील बने, ना तो बायर अधिक पैसा स्पेंड करे
और ना ही सेलर जो है वो चीप में अपने घर को छोड़े। तो एक कंपैरेटिव मार्केट वैल्यू के बेसिस पर हम उस घर की ट्रांजैक्शन को थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पर हम एक ब्रेक लेते हैं मनु जी, आगे बातचीत करेंगे कि एक लॉयर का इस ट्रांजैक्शन में क्या रोल होता है। तो व्यूअर्स आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लड़की दिल्ली वाली दिल्ली वाली दिल्ली वाली, तू लड़की दिल्ली वाली दिल्ली वाली दिल्ली वाली। जे कोई पूछे जान तो प्यारा कौन है, नी मैं तेरा नाम ले दियां। जे कोई पूछे जीण दा सहारा कौन है, मैं तेरा नाम ले दियां। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਰਾਜੀਵ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਨਿਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਨੀ ਪੰਜਾਬਣੇ, ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਮਜਾਜਣੇ। ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਨੀ ਪੰਜਾਬਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਖਰਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਖਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਿੰਨੀ ਪੈਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਜੇ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਲਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਿੰਨੀ ਪੈਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਜੇ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਲਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। व्यूअर्स, हम आपके फिर से स्वागत करते हैं आशियाना में। आज हम बातचीत कर रहे हैं मनु बातिश जी से, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड लॉयर है विनिपेग में। तो आगे बात बढ़ाते हैं और हम मनु जी आपसे बात करना चाहेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि एक बहुत लीगल ट्रांजैक्शन है, रियल स्टेट की बाइंग एंड सेलिंग इज अ लीगल ट्रांजैक्शन। एक लॉयर का इसमें क्या काम है, क्या रोल होता है? जी सुनिए, जैसे आपने पहले सेशन में बताया कि एक दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? इट्स ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक बायर और सेलर के बीच में। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुली एनफोर्स करना, वो उस टाइम पर फिर एक लॉयर स्टेप इन करता है जी। तो उसमें वो लॉयर वो देखता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो उसमें एक सेलर की क्या जॉब्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, राइट? और अगर बायर है तो उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं और उसके राइट्स क्या हैं। तो उसमें फिर जाके लेंडर इंटरवीन करता है एंड देन वी विल स्टार्ट ओवर प्रोसेस। जो लॉयर इंटरवीन करके प्रोसेस स्टार्ट करता है। हाँ जी। तो एज अ क्लाइंट मुझे एक लॉयर से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं क्लाइंट की तरफ? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है जो हमारी जो एज ए लॉयर है वो है कि हमने सबसे पहले तो अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। हाँ जी, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट एंड अटमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ लॉयर। हाँ जी। तो उसके में जो हम कहते हैं कि क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट है कि सपोज कीजिए कि वो हमने बात की, वो प्री अप्रूवल थी, राइट? पर बैंक ने उसे कहा कि वी नॉट गोइंग टू गिव यू द अप्रूवल, कोई प्रॉब्लम हो गई है और फाइनेंशियल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है। तो देन वी स्टेप्ड इन, यू नो, और वी राइट इन अ लेटर टू कि जो उसने डिपॉजिट दिया हुआ है कि हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया और हमारा डिपॉजिट जो मेरे क्लाइंट का वो वापस दिया जाए। हाँ तो देन द सेलर कैन नॉट आस्क फॉर द डैमेजेस, राइट? अगर या फिर वो होम इंस्पेक्शन जो आपने कही है वो क्लियर नहीं हो रही है तो उसमें है। या फिर इसमें एक और बड़ी चीज़ है कि अगर बायर की हम कहते हैं कि उसने मॉर्गेज अपनी अप्लाई की हुई है बट बैंक नीड एन एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए, उसे एक हफ्ता एक्स्ट्रा चाहिए। वो कह रहा है कि इट वाज अप्रूव्ड और बैंक इज टेकिंग टाइम, राइट? तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए टाइम चाहिए। तो देन वी आस्क फॉर एन एक्सटेंशन फ्रॉम फिर हम अदर लॉयर जो भी सेलर का लॉयर होता है, जो बायर का लॉयर होता है, और इफ आई एम डूइंग बोथ हैंड डील्स देन आई विल आस्क माय क्लाइंट जो सेलर है कि भाई
बायर को थोड़ा एक हफ्ते का टाइम और चाहिए, जी। यू नो प्रोबेबली, यू नो देन यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे अगेन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। राइट, तो वो चीज़ वो सब ये सब चीज़ें ये देखता है, इनको फैसिलिटेट करते हो आप। फैसिलिटेट करते हैं। हाँ जी। और दूसरी जो सेकंड है कि जो क्लाइंट जो पैसे दे रहा है बायर की तरफ से, हाँ जी। वो जो है उसको एक क्लीन टाइटल मिले। राइट, तो तो- टाइटल जो आ रहा है आपके पास स्पेशली इन द न्यू पुराने घरों के पुराने घरों में हाँ जी। जो टाइटल आ रहा है तो उस पर कोई केवियट ना हो जो हाँ जी। नॉन परमिटेड हो, या कोई लीन ना किसी ने और ने डाली हो, या उसने कोई फाइनेंसिंग की हो, जैसे आपने एग्जांपल फर्स्ट सेशन में, या आई विल टेक योर एग्जांपल कि उसने फर्नेस रेंट कवर किया, राइट, देन द जो एक 3 लाख या 3.5 लाख रुपए एक बायर दे रहा है, Right. तो उसे बताना होता है कि इस टाइटल पर फर्नेस का भी कॉन्ट्रैक्ट है। राइट, रादर वी विल मेंशन इन द ऑफर टू परचेज कि वो बाय आउट करेगा Right. फर्नेस के, जब वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, जो Right. अज्यूम करेगा, राइट, तो उसमें वो हम ये हमारी ड्यूटी बनती है, तो क्लियर टाइटल, और जा फिर उसमें अगर बैंक पैसे दे रहा है, जो कोई लेंडर पैसे दे रहा है, तो Right. उसकी मॉर्गेज जो ही विल स्टैंड ऑन द प्रायोरिटी, हिज प्रायोरिटी विल बी नंबर 1। राइट, तो ये हमारी उसमें जो रीसेल हाउस में होती है। राइट, और और उससे अगली जो हमारी ड्यूटी होती है कि जो फंड्स हैं जो हम डिस्पर्स कर रहे हैं फंड्स, वो जो डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स है वो अकॉर्डिंगली एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हो। राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने घर मिड सितंबर में ले लिया, जी तो उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स, एक सर्टेन सेलर ने सर्टेन जी। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है। जी। समटाइम्स दे पे द पूरे साल का पहले पे कर देते हैं, जी। कई बार उन्होंने क्वार्टरली पे करना होता है। तो आप एज अ लॉयर मेक श्योर करते हैं कि जिसका जितना हिस्सा बनता है जी। वो उतना पे करे। तो उसमें क्या होती है, उसमें क्या होता है, जैसे हमने टैक्स की एग्जांपल दी, तो देयर आर टू इन मैनिटोबा देयर आर 2 ways टू पे द प्रॉपर्टी टैक्स। एक तो हाँ। आप ईयरली आप पे कर सकते हैं, Right. राइट, जो आपके जून जुलाई में जो आपका टैक्स है, या आप टिप प्रोग्राम के अंदर मंथली पे कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। तो सपोज आपकी जो आपने घर लिया वो आपने 2 दिसंबर को लिया, हाँ जी। राइट, सो आई विल टेक एग्जांपल 2 दिसंबर, पर जो एज अ सेलर है उसने पूरे दिसंबर का पे किया हुआ है। जी, जी। राइट। सो फ्रॉम 2 दिसंबर टिल 31 of December वी विल गिव द क्रेडिट टू द सेलर। जी, राइट। जी। तो वो कैलकुलेशन हम एज अ सेलर लॉयर और बायर लॉयर हम दोनों करते हैं। दैट स्टेटमेंट हम उसे अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं। तो वो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट हमारी मैच करनी चाहिए। तो उसमें Right. क्या होता है, परचेज प्राइस कितना है, जी, और उसमें हमने डिपॉजिट कितना दिया हुआ है, राइट, और टैक्स की कैलकुलेशन, जो प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन, Right. एंड देन व्हाट विल द क्लोजिंग बैलेंस ऑन दैट। राइट, तो इसमें और भी लॉयर, अगर हम थोड़ा सा इसमें और फर्दर जाएं इसी चीज़ में, कि कई बार होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उन्होंने कई बार पे नहीं किया होता, 2-3 साल का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे किया होता, बिल्कुल, हाँ जी। राइट। तो उसमें क्या होता है, जब हम सर्च करते हैं तो एक सिटी ऑफ विनीपेग ने भी अपनी लीन डाली होती है, बिल्कुल। तो उसमें हम कह देंगे जब हमारे पास परचेजर के हमारे के फंड्स आते हैं सेलर के पास, तो हम सबसे पहले जो बैंक की उनकी मॉर्गेज है, we pay that one, then we pay the city to take Right. out their lien, Right. and then we pay to the realtor, and then we Right. give the funds, whatever the balance, to the client. राइट, So the priority will be the bank, तो उनको पहले डिस्चार्ज उनको हमें पे Right. करनी पड़ती है, फिर then it will be the, you know, if there is any lien or if there is discharge, then the Right. mortgage on the seller side. राइट, On the buyer side, if I am representing a buyer, it was my duty that the title will come under my client's name, वो मेरे Right. client के नाम पर है, और वो क्लीन टाइटल, उस पर किसी और की जो हम अपने कोई से- हक नहीं है। हक नहीं है, या कोई there is a word कि लेने के लिए कोई, मतलब कि उसका किसी को हिस्सा नहीं मांग कोई सकता। लेनदार नहीं है उसका। लेनदार, that's the हाँ word जी, I'm looking for. हाँ जी। तो ये चीजें जो है हम मोस्ट प्रोबेबली हम बायर की तरफ से हम देखते हैं। तो लॉयर की कंडीशन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए, जी। इट विल बी इंक्लूड इन योर पैकेज, यू नो, जब आप किसी भी लॉयर को आप इन्वॉल्व करते हैं स्पेशली, तो देन इट्स अ लॉयर ड्यूटी टू, यू नो, गेट यू अ क्लीन टाइटल। हाँ जी। तो लॉयर अप्रूवल आप जरूर डालें, जी। इट विल प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, राइट, that for sure, and then there will be an extra man, you know, working for you on your behalf, the same as a realtor, जैसे आप realtor काम कर रहे हैं आपके लिए, वैसे ही एक एक्स्ट्रा पर्सन स्टेप इन हो जाएगा जो एक लॉयर है, और वो आपके लिए काम करेगा। देखिए, जब आप लाखों का घर खरीद रहे हैं तो ऐसा सरदर्दी क्यों लेनी कि जहाँ पर आप कोई लीगल प्रॉब्लम में फंस जाए, तो एक लॉयर को हायर करें, लॉयर की कंडीशन डालें। थोड़े से पैसे खर्चने से आपका बहुत बड़ा नुकसान होते हुए बच सकता है। हाँ जी। तो इससे बात आपने अभी की कि हाँ जी लॉयर प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि जब एक
एग्जाम्पल के साथ बताइए कि जब किसी ने कोई पुराना घर खरीदना या बेचना होता है, उसमें एज अ लॉयर कोई है आपके पास एग्जाम्पल जब आपने किसी की हेल्प की हो, प्रोटेक्ट किया हो? जी वही आई हैव कपल ऑफ एग्जांपल्स कि उसमें एक तो अभी रिसेंटली आई क्लोज्ड वन डील और उसमें क्लाइंट ने अपना बाथरूम रेनोवेट करवाया था जी, राइट। तो देयर आर द यूटिलिटीज कंपनी है उनसे, और उन्होंने लीन डाल दी थी उनके ऊपर, यानी कि अपने बाथरूम रेनोवेशंस का रेनोवेट करके मे बी बिल नहीं पे किया था और उसको इसके बारे में नहीं पता था जी। ही इज अ ओल्ड क्लाइंट और ही, जब मैंने टाइटल पुल किया एंड देन आई विल लुक इनटू इट, तो मैंने कहा कि ये डिस्चार्ज चाहिए, राइट। एंड आई वाज डूइंग द डबल एंड डील, आई एम रिप्रेजेंटिंग सेलर एंड सेलर वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, राइट। वो कह रहा था कि नहीं मेरे से सिर्फ मैंने बैंक के पैसे देने हैं, ये तो कोई और पैसे। एंड देन ही फाउंड इट आउट कि मैंने आज से 5-6 साल पहले मैंने रेनोवेशन करवाया था एंड देन देयर इज अ लीन पुट ऑन द प्रॉपर्टी। सो और अब हम पुराने घर में एक और डील जिसमें हम अब विंडो रिप्लेसमेंट करवाते हैं, राइट। तो विंडो रिप्लेसमेंट वाले आप कहते हैं कि हम हमें थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देते हैं, हाँ जी, पर हम आपके टाइटल के ऊपर हम आपकी लीन डालेंगे, हाँ जी। एंड व्हेन योर मनी विल बी पेड आउट वी विल टेक आउट इट, राइट। तो वो हमारी ड्यूटी बनती है एज अ बायर की तरफ से कि वो जब सेलर के पास पैसे है या कोई सेलर का लॉयर है तो वो हमें वो डिस्चार्ज कराकर वो हमें टाइटल भेजे, क्योंकि दैट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय क्लाइंट। कोई जो मेरा क्लाइंट ने जो ऑफर की है पैसे की, उसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो जो सारा जो जैसे कि विंडोज का था, जब बाथरूम का फिक्सचर्स का था, there is no outstanding balance on it, क्योंकि ऑफर में लिखा जाता है कि हाँ, ऑफर में लिखा होता है कि आपके कोई भी चीज जो है एवरीथिंग इज पेड ऑफ, देयर इज नथिंग, किसी को कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस नहीं है जी। और कई बार ये होता है कि जब प्रॉपर्टी कोई छोड़ कर जाते हैं, राइट, वो अपना सामान छोड़ जाते हैं, राइट। एंड जब आपने बड़ी क्लोजेट छोड़ दी या आपने बेड छोड़ दिया, मैट्रेस छोड़ दिया, आपने पूरी तरह से क्लीन नहीं किया, एंड देन अगेन द लॉयर जंप इन. Then we take the pictures and we write it down to the other lawyer to hold back some money until they clean it. Or if my client has to clean it, he will call the junk guy, जो junk removal guys होते हैं, वो उनको बुलाएगा. तो then he will seek the reimbursement from the seller. तो ये बहुत आम चीजें हैं जो हम रोज की चीज में डील करते हैं. मैंने एक चीज और देखी है कि जैसे फॉर एग्जांपल घर किसी सिचुएशन में उन्होंने दिखाया सेलर ने कि जब जिसमें कि उन्होंने फॉर एग्जांपल वॉल माउंट्स लगाए हुए हैं टीवी के और स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, थिंग्स दैट आर स्क्रूड ऑन टू द वॉल्स, बेसिकली अलार्म सिस्टम है. अगर उन्होंने उन चीज़ों को एक्सक्लूजन में नहीं लिखा है और ऑफर में वो चीज़ें इंक्लूड हुई हैं और बाद में सेलर्स जो हैं वो जब घर बिक गया तो अपनी चीज़ें उतार के साथ में ले जाते हैं जी. तो उस वक्त जो है बायर जो है वो नाराज हो जाते हैं कि हमने तो घर पसंद किया था इस तरह के कर्टन्स के साथ या इस तरह के वॉल माउंट्स के साथ या ऐसे स्पीकर हमारे साथ आने चाहिए थे. तो एज अ बायर्स लॉयर आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं जी, क्योंकि वो आपके साथ शिकायत कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स कि ये चीजें साथ चली गई, हमें आनी चाहिए जी. और जो एक सिंपल जो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है इस इंडस्ट्री का कि जो हम मानकर चलते हैं कि जब हमें घर उसी सिचुएशन में या उसी कंडीशन में चाहिए जिस टाइम उन्होंने फर्स्ट टाइम दे केम एंड विजिट द हाउस. तो जब उन्होंने शोइंग की थी तो उस स्टेटस में जो घर था क्योंकि उन्होंने उस तरीके से पसंद किया था, राइट. तो जब वो पोजेशन ले रहे हैं तब भी वो घर उसी कंडीशन में होना चाहिए. दैट इज अ प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, दैट्स अ जनरल स्टैंडर्ड ऑफ आवर इंडस्ट्री. तो अगर उसमें कुछ होता है कि जब वो छोड़कर चले गए हैं या उन्होंने कुछ पिक्चर्स उतार लिए हैं जो एक्सक्लूड नहीं किए हुए थे, देन वी विल राइट इट डाउन टू द अदर लॉयर कि देयर इज अ डिस्प्यूट और देयर इज अ कंसर्न ऑफ आवर क्लाइंट, नॉट सेइंग द डिस्प्यूट, देयर इज अ कंसर्न एंड देन ही विल रिप्लाई टू इट एंड देन वी विल. कई बार अप्लायंसेस को चेंज कर देते हैं या कई बार प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं जाने से पहले. तो उन सब सिनेरियोज में एक लॉयर का होना बहुत ज़रूरी है और एक लॉयर आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हुए मनु जी हमें बताइए कि जब हम न्यू बिल्ड घर लेते हैं, घर बनवाते हैं किसी बिल्डर से, तो उसमें भी ऑफर में मैं प्रेफर करती हूँ लिखना कि सब्जेक्ट टू बायर्स लॉयर्स अप्रूवल. हाँ जी, उस सिनेरियो में आप कुछ एग्जांपल हमें देंगे कि आपने किसी नए घर की बिल्ड में अपने क्लाइंट्स के
राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया? जी देखिए नए घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है आपको भी पता होगा, इट्स ऑलमोस्ट 24 to 29 पेजेस और समटाइम्स 30 to 35 पेजेस टू, जो ये जर्नल होता है कि 30 पेजेस तो होते ही होते हैं पढ़ने के, और आम आदमी के समझने की लैंग्वेज भी नहीं होती है। वो क्या उससे पूछो कि आपने पढ़ा था, वो कहता नहीं मैंने तो बस ये देखा, प्राइस देखा था, मैंने घर की पिक्चर्स देखी एंड देन आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट। सो एक आम इंसान को नहीं उसके बारे में पता लगता। तो मोस्टली नो ऑफेंस टू एनीवन, आई एम नॉट पिकिंग ऑन एनीवन, जो बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मोस्टली वो वन साइडेड होते हैं, जो बिल्डर्स की तरफ थोड़ी लीन कर रहे होते हैं कि उनको प्रोटेक्ट। तो एज अ बायर लॉयर वो उसको फिर हम उसको रिव्यू करते हैं जी। उसमें सिंपल से एग्जांपल जो मोस्टली जो हम रिव्यू करते हैं, जब मैंने एक क्लोजिंग की थी उसमें था कि जो डिले इंटरेस्ट था वो प्राइम प्लस 3% था, आरबीसी कमर्शियल प्राइम लैंडिंग प्लस 3% की, जो अगर हम क्लोजिंग करवा लेते हैं, जो बाद में पैसे आएंगे जो हम बैंक से आएंगे उस पर जो बायर है वो प्राइम प्लस जो प्राइम हमारा आजकल 2.45 चल रहा है, तो उसमें 5% या 3% देकर उसमें जो जितने भी मॉर्गेज उसके ऊपर पैसे देगा ऑन टॉप ऑफ इट, राइट। तो जो 5 या 7% बन जाता है विल बी अ ह्यूज अमाउंट, इट्स क्लोज टू समवेयर अराउंड $400 to $600 फॉर 2 or 3 days व्हिच वी डिलेड इंटरेस्ट। तो वो हम चेंज करवाते हैं। या फिर जो बिल्डर कहते हैं कि मैं जोनिंग या सर्विस सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, तो हम कहते हैं कि क्यों नहीं, इट विल इम्पॉर्टेंट। या न्यू होम वारंटी होती है नए घर में, तो वो न्यू होम वारंटी जो उसमें वो कवर होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 5 और 10 ईयर, तो वो हम इंक्लूड करवाते हैं उसमें। अगर वो कोई चेंजेस कर रहा है, जो कोई एक्स्ट्रा जो बिल्डर जो हमें एक्स्ट्रा पैसे, कई बार बिल्डर कहते हैं कि अगर आपने कुछ चेंजेस किए हम उसके एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, राइट। तो वो चीज़ हम चेंज करवा उसमें हम देखते हैं। या जो नए घर में जो मोस्टली जो होता है वो जीएसटी का होता है, जीएसटी रिबेट होते हैं, राइट। कि जो आप पहले घर लेते हैं तो यू गेट अ रिबेट ऑन सर्टन वैल्यू ऑफ द हाउस, राइट। तो उसमें फिर हम उसमें मेक श्योर कि वो मेरे क्लाइंट को वो बेनिफिट करे। हाँ जी। दूसरी बात मैंने एक और चीज देखी, आजकल नया इम्पैक्ट फी जो है वो रिट्रैक्ट हुई है जी। सिटी ने कहा है कि इम्पैक्ट फी अब नहीं चार्ज होगी जी। तो मैंने देखा है कि सम ऑफ द बिल्डर्स हैव रिटन कॉन्ट्रैक्ट सेइंग दैट वो इम्पैक्ट बिल्डर इज नॉट लायबल टू पे द इम्पैक्ट फी बैक टू द क्लाइंट। तो अगर वो लॉयर इन्वॉल्व होगा तो वो इस चीज को पॉइंट आउट कर सकता है, और वो आपके पैसे जो जितने भी आपके पैसे हैं जो 1000, 1500 या 2000 वो आपको वापस आ सकते हैं, राइट। तो बेसिकली व्यूअर्स आपके लिए समझने की बात ये है कि जब हम एक लॉयर को इन्वॉल्व करते हैं, लॉयर की कंडीशन ऑफर में डालते हैं, तो वो लॉयर आपके लिए एक प्रहरी की तरह खड़ा है आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आम इंसान की बातों में समझ में नहीं आती हैं, हम ये सोच लेते हैं कि शायद जनरली ऐसा ही होता होगा, लेकिन लॉयर को ये पता होता है कि अपने क्लाइंट के क्या राइट्स हैं और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए एक लॉयर का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है एक किसी भी रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन में को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मनु जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं। तो व्यूअर्स, अगले शो में हम फिर से मिलेंगे एक नए प्रोफेशनल के साथ। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा इस शो में जिसका नाम है आशियाना विद सोनिया शर्मा। तब तक के लिए आप सबका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।